हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, और लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे 8 दिसंबर 2019 को सीटेट का जो पेपर 1 हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को, और लास्ट वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस किया था। और दोस्तों, जैसा कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं सीडीपी वाले पोर्शन को, और लास्ट वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए थे, और आज की इस वीडियो में हम आगे के अपने 15 क्वेश्चन जो हैं उनको कंप्लीट करेंगे। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो दोस्तों, 16th क्वेश्चन अगर हम देखें तो 16th क्वेश्चन क्या है हमारा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो ऑप्शन से हमारे सामने फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्या कहता है, व्यवहारवादी सिद्धांत। सेकंड बोलता है असक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति। थर्ड बोलता है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। और फोर्थ लास्ट कहता है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके असक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने, और 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, यानी कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसमें जो समावेशी शिक्षा के बारे में बात की गई है, उसकी जो अवधारणा बताई गई है, उसके बारे में हमें बताना है कि ये जो समावेशी शिक्षा है, ये जो अवधारणा है समावेशी शिक्षा की, वो किस पर आधारित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या कहता है, व्यवहारवादी सिद्धांत पर। तो व्यवहारवादी सिद्धांत की अगर हम बात करें तो इस पर जो है हमारा समावेशी शिक्षा जो है वो आधारित नहीं है, और ना ही ये असक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति पर आधारित है, बल्कि ये किस पर आधारित है, ये हमारा आधारित है अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर। यानी कि इसमें जो मानव है उसके जो अधिकार है, मानवतावादी जो अधिकार है उस पर बेस्ड है कहीं ना कहीं हमारा जो कौन सा इंक्लूसिव एजुकेशन की जो कॉन्सेप्ट है, समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17th क्वेश्चन। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से, ऑप्शन फर्स्ट कहता है यंत्रवत याद करने पर आधारित है। ऑप्शन सेकंड बोलता है प्रबलन पर केंद्रित है। थर्ड बोलता है अनुबंधन द्वारा अर्जित है, और फोर्थ बोलता है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो क्वेश्चन 17 है आपके सामने, 4 ऑप्शन दिए, आपको बताना है राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन में बात की जा रही है संरचनावादी ढांचे में, यानी जो हमारा कंस्ट्रक्टिविज्म है, यानी कि जो संरचनावादी ढांचा है उसमें अधिगम जो है वो प्राथमिक रूप से किस तरीके से होता है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए बोलता है कि इसमें क्या होता है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है। कौन, संरचनावादी ढांचा जो है, इसमें अधिगम जो होता है वो याद करने पर, रट्टा मारने पर आधारित है। दूसरा बोलता है प्रबलन पर केंद्रित है, यानी कि जो हम रीइंफोर्समेंट देते हैं बच्चों को उस पर केंद्रित है। और जो थर्ड है वो बोलता है अनुबंधन द्वारा अर्जित है, यानी कि इसमें क्या होता है, अनुबंधन जो है उसको आधार माना जाता है। जबकि जो फोर्थ है वो बोलता है अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अब इनमें से अगर हम इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देखें तो जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है, यानी कि जो समझ है उस पर आधारित होती है, प्राथमिक रूप से आधारित होता है क्या, हमारा अधिगम। किसके अंतर्गत, तो संरचनावादी ढांचे में। ठीक है, तो जो समझ है, ज्ञान है, उस पर आधारित, उसकी प्रक्रिया पर केंद्रित होता है क्या, अधिगम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 17वें का करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कहता है, 18th क्वेश्चन कहता है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहज अनुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन 1 कहता है बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए।
बच्चों को दंडित करना चाहिए, सेकंड ऑप्शन कह रहा है। थर्ड कहता है कि बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत से बदल देना चाहिए। जबकि फोर्थ लास्ट कहता है प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 थे आपके सामने और 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको बताना है कि क्वेश्चन का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में बात की जा रही है सहज अनुभूत सिद्धांतों की। अब ये सिद्धांत होते क्या हैं? तो दोस्तों ये ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनको बच्चे मतलब जब वो स्कूल में प्रवेश नहीं करते ना, उससे पहले ही उनके मस्तिष्क में या कहें कि उनके जो मन है उसमें कुछ घटनाओं को लेके क्या होती है, कुछ भावनाएं या जो धारणाएं हैं वो बनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम कहते हैं, अगर हम बच्चों से पूछते हैं कि जो बारिश है वो कहाँ से होती है, तो वो बोलेंगे कि भगवान करवाते हैं ना। तो ये जो चीज़ें उन्होंने अनुभव की है ना, उन्हें बताया गया है बचपन से ही, है ना, तो ये जो उन्हें अनुभूत हुई है तो ये एक सिद्धांत का रूप ले लेते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चों के गहराई में जो ये जो धारणाएं होती हैं वो गहराई से बच्चों के मस्तिष्क में जो है वो स्थापित हो जाती हैं। तो इस संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि एक टीचर जो है उसे क्या करना चाहिए। तो अब क्या करना है, ऑप्शन जो फर्स्ट कहता है कि इसको क्या करना है, टीचर को अनदेखा करना है। नहीं, हमें इसको अनदेखा नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसको ध्यान देना है। तो ये चीज़ यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड बोलता है कि बच्चों को दंडित करना है, तो ये तो अपने आप में नेगेटिव ऑप्शन है कि ये तो बैन है, पनिशमेंट ही बैन है, तो हम पनिशमेंट तो दे ही नहीं सकते। थर्ड ऑप्शन कहता है कि बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में से बदल देना चाहिए। अब बार बार आप उस चीज़ को याद करवाओगे तो क्या आप उसको बदल पाओगे? तो ये चीज़ भी अपने आप में सही नहीं है। और यहाँ पे बचा फोर्थ ऑप्शन। अब फोर्थ हमारा हो ही जाएगा इसका आंसर, लेकिन देख लेते हैं कि कहता क्या है। तो ऑप्शन कहता है कि प्रतिकूल प्रमाण उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। हमें क्या करना है, ऐसे एग्ज़ाम्पल, ऐसे इस तरीके से इनको प्रूफ करना है जो उसके अपोजिट हो, यानी कि जो चीज़ हो रही है उसके अपोजिट क्या करना है, हमें एग्ज़ाम्पल जो हैं बच्चों को देने हैं और उनके जो जो सिद्धांत है जो कि उनको क्या कर सके, चुनौती दे सके। ठीक है, सो फोर्थ जो होगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे 18th क्वेश्चन नंबर का। चलिए मूव करते हैं 19th क्वेश्चन पर। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, यानी जो चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी है इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। सेकंड कहता है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। थर्ड कहता है यंत्रवत याद करना। और लास्ट फोर्थ हमारा ऑप्शन कहता है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो क्वेश्चन नंबर 19 थे आपके सामने और 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें बात की गई है चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी की, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की, कि इसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो कहता है कि केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो क्या है, ये तो हमारा हो जाएगा टीचर सेंट्रिक पेडागोजी, है ना। तो यहाँ पर ये चाइल्ड सेंट्रिक नहीं है बल्कि ये क्या है, टीचर सेंट्रिक पेडागोजी है, जिसमें क्या बुक जो होता था वो एकमात्र सोर्स होता था किसका, एजुकेशन का, है ना। सो ये यहाँ पे नहीं होगा। सेकंड कहता है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यानी कि जो बच्चे के एक्सपीरियंसेस हैं, उन्होंने जो भी चीज़ें अपने घर पर अपने नेबर में एक्सपीरियंस किए हैं, अनुभव किया है, उनको हमें क्या देना है, प्रमुखता देनी है, उनको प्राथमिकता देना है, जो कि क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है। तो ये पॉजिटिव ऑप्शन है और ऐसा होता भी है कि बाल केंद्रित जो शिक्षा शास्त्र है उसमें हम बच्चों के जो अनुभव होते हैं उसको प्रमुखता देते हैं
उसको महत्व देते हैं और उनके अनुसार अपने लेसन प्लान्स जो होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं ना, ताकि उनका इंटरेस्ट क्रिएट हो सके, वो पार्टिसिपेट कर सकें और उनको कनेक्टिविटी जो है वो डेवलप हो सके। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन लग रहा है, लेकिन दो ऑप्शन और हैं। तो थर्ड अगर हम देखें तो यहाँ पर बोलता है यंत्रवत याद करना, तो ये तो गलत ही हो जाएगा क्योंकि हमें यंत्रवत याद कराना ही नहीं है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंट्रिक जो पेडागोजी है उसका पार्ट नहीं है और ये नेगेटिव भी है ना, हमें रट्टा नहीं मरवाना है। फोर्थ ऑप्शन कहता है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना, वर्गीकरण करना, ये भी नहीं है क्योंकि ये भी नेगेटिव है। हमें क्या करना होता है अपनी क्लासरूम में स्टूडेंट को ना ही तो क्लासीफाई करना है और ना ही क्या करना है उनके नामांकित करना है। सो ये भी नेगेटिव ऑप्शन है। सो हमारे सारे गलती हो गई। एक सेकंड बच्चा जो कि इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है कि जो बाल केंद्र शिक्षा शास्त्र है, चाइल्ड सेंट्रिक जो पेडागोजी है, उसकी विशेषता क्या है कि इसमें बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता दिया जाता है, ठीक है, या महत्व दिया जाता है। चलिए, तो ये था हमारा 19th क्वेश्चन। मूव करते हैं 20 क्वेश्चन पर। 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डैश हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है पूर्णता अलग, सेकंड कहता है स्वतंत्र, थर्ड बोलता है सन्निहित और फोर्थ बोलता है संबंधित नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसमें बात की जा रही है संवेग की और संज्ञान की, यानी जो हमारे इमोशंस हैं और हमारा जो कोग्निशन है ना, इन ये जो दोनों कॉन्सेप्ट हैं इनमें पूछा जा रहा है कि ये जो हैं वो एक दूसरे से क्या पूर्णतया अलग हैं या फिर स्वतंत्र हैं या फिर सन्निहित है, यानी कि एक ही दूसरे में क्या है, शामिल हैं, और चौथा बोलता है संबंधित नहीं है। तो दोस्तों हमारा जो संज्ञान होता है ना उस पर, यानी हमारा जो कॉग्निशन होता है उस पर प्रभाव पड़ता है किसका, संवेग का, हमारे इमोशंस का, है ना। हमारे जो इमोशनल डेवलपमेंट है उसका जो इम्पैक्ट है, इफ़ेक्ट है, वो हमें हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर देखने को मिलता है। जो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं या कहें कि शर्मीले होते हैं, उनका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता जितना कि जो ओपन लोग होते हैं, जो कि सबसे मिलजुल पाते हैं, है ना, तो उनका कॉग्निशन जो होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि वो फिर ज़्यादा चीज़ें एक्सपीरियंस कर पाते हैं ना। सो इसीलिए ये जो संवेग और संज्ञान है ना वो एक दूसरे से स्वतंत्र तो नहीं हो सकते, है ना, पूरी तरीके से अलग भी नहीं हो सकते, क्योंकि हमने अभी बात की कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और संबंधित नहीं है तो ये भी ऑप्शन नहीं है ना, क्योंकि हम कह रहे हैं कि दोनों क्या हैं, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन हमारा लास्ट बचता है थर्ड की, ये क्या है, सन्निहित है, यानी कि एक दूसरे में जो है वो शामिल होते हैं और दोनों ही जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सो यहाँ पे जो 20 जो क्वेश्चन है 20 उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि जो संवेग और जो संज्ञान है वो एक दूसरे से सन्निहित है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं 21 क्वेश्चन पर। 21 क्वेश्चन क्या कहता है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि जो संरचनावादी सिद्धांत है, जो कंस्ट्रक्टिव जो प्रिंसिपल है उसके बारे में बात की गई है कि इसके अनुसार जो लर्निंग है, अधिगम है, उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है अधिगम जो होता है पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। संरचनावादी सिद्धांत की बात की जा रही है और बात की जा रही है किसकी, लर्निंग की, ठीक है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। थर्ड बोलता है अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। और लास्ट फोर्थ ऑप्शन कहता है अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। सो 21 क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में बात की जा रही है संरचनावादी सिद्धांत की
कि जो संरचनावादी सिद्धांत है इसमें अधिगम जो होता है उसके बारे में आपको बताना है कि जो संरचनावादी सिद्धांत है उसमें अधिगम के लिए यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस दिए कौन सा कथन जो है वो उनमें से सही है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि इसमें जो अधिगम होता है ना वो पुनरुत्पादन और स्मरण की प्रक्रिया, यानी कि बार बार याद करने पर जो है वो बल दिया जाता है। तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव जो हमारा प्रिंसिपल है वो तो बोलता है कि सक्रिय रूप से क्या करते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, या लर्निंग जो होती है वो किसके द्वारा होती है, सक्रिय भागीदारी के माध्यम से होती है, अनुभवों के माध्यम से होती है ना। तो ये तो होगा नहीं। सेकंड बोलता है कि अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, ये भी नहीं है, क्योंकि हम बात करते हैं कि बच्चा स्वयं क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण करता है संरचनावादी सिद्धांत के अंतर्गत। थर्ड बोलता है अधिगम जो है आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। तो यहाँ पर अनुबंधन की बात की जा रही है, लेकिन संरचनावादी जो सिद्धांत है उसमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया है ना। अब आ जाते हैं फोर्थ लास्ट ऑप्शन है, जो कि हमारे इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कहता है कि अधिगम जो है वो सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो ये संरचनावादी उपागम जो है उसका कहीं ना कहीं विशेषता भी है, और अधिगम के बारे में जो है वो सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 की जो संरचनावादी सिद्धांत है इसमें जो अधिगम होता है ना उसमें जो छात्र होते हैं वो क्या करते हैं, सक्रिय रूप से क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं और उसके द्वारा क्या करते हैं, ज्ञान जो है उसकी संरचना जो है उसका निर्माण करते हैं। सो फोर्थ जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 है और इसको देखते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। 22वां क्वेश्चन कहता है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। सेकंड कहता है यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। थर्ड कहता है यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। फोर्थ लास्ट कहता है यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो क्वेश्चन है 22 और 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन कहता है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है, यानी कि जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है, उसका परिणाम क्या होता है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन बोलता है वो कहता है कि अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। बात तो सही कह रहा है कि जब हम एग्जाम्पल देते हैं बच्चों को तो उससे उनकी जो कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होती है, वो अच्छी होती है और वो क्या कर पाते हैं, जो अवधारणा है उसके बारे में बेहतर तरीके से क्या कर पाते हैं, सोच पाते हैं और उस अवधारणा का निर्माण कर पाते हैं, है ना। तो ये जो ऑप्शन है वो सही लग रहा है, लेकिन सेकंड को अगर हम देखें तो सेकंड बोलता है यह विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। तो ये तो गलत है, क्योंकि एग्जाम्पल से भ्रांतियाँ स्पष्ट नहीं होती, यानी कि कन्फ्यूज़न नहीं उत्पन्न होती बल्कि क्लियरिटी आती है ना। सो सेकेंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड बोलते हैं अवधारणाओं को समझ में अभाव पैदा करता है, यानी कि ये क्या करता है, कॉन्सेप्ट को समझने में अभाव पैदा करता है, तो ये भी नहीं होगा। और फोर्थ बोलता है ये अवधारणात्मक समझ के बजाय प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। नहीं, एग्जाम्पल इसीलिए दिए जाते हैं ताकि जो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है वो अच्छी हो पाए, है ना। कॉन्सेप्ट जो है वो बच्चों को अच्छे से समझ पाए, जो अवधारणात्मक परिवर्तन होते हैं उसको वो समझ पाए। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। चलिए चलते हैं 23वें क्वेश्चन पर। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना या दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ेगा। फर्स्ट बोलता है बाह्य अभिप्रेरणा कम होगी।
सेकंड बोलता है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। थर्ड बोलता है यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और फोर्थ बोलता है अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो क्वेश्चन है 23 और 4 ऑप्शन है, बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में बात की गई है कि जो बच्चे हैं, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए, यानी बच्चे जो हैं वो लगातार क्या करें, पार्टिसिपेट करें किसमें, जो भी हमारी लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसके अंतर्गत। उसके लिए क्या किया था, पुरस्कार व दंड जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो हम पुरस्कार देते हैं या फिर दंड देते हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट कहता है ये बोलता है कि जो बाह्य अभिप्रेरणा है ना वो कम होती है। लेकिन जो बात करें हम जो अभिप्रेरणा है, तो बाह्य अभिप्रेरणा में तो पुरस्कार व दंड ही शामिल होते हैं। तो यहाँ पे बात करी जा रही है कि कम होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जब हम पुरस्कार दे रहे तो बाह्य अभिप्रेरणा को बढ़ना चाहिए ना, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। सेकंड बोलता है आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। आंतरिक अभिप्रेरणा पुरस्कार व दंड देकर तो होती नहीं, क्योंकि ये तो बाहरी अभिप्रेरणा के उदाहरण है ना। तो आंतरिक अभिप्रेरणा में तो हम बच्चों को क्या करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो आंतरिक होती हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत होती है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है पुरस्कार देना और दंड है ना, इनका प्रयोग, तो ये तो आंतरिक नहीं बाह्य अभिप्रेरणा का काम करता है। तो सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड बोलता है ये बच्चों के प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अब आप क्या कर रहे हो, बच्चों को क्या कर रहे हो, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए बार बार क्या कर रहे हो, उन्हें गिफ्ट दे रहे हो, और जो बच्चे नहीं कर रहे उन्हें पनिशमेंट दे रहे हो। तो इससे क्या बच्चे जो होंगे वो निपुणता पर ध्यान दे पाएंगे, और जो प्रदर्शन है उस पर ध्यान ना दे के क्या करेंगे, वो निपुणता पर ध्यान देंगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब आप बच्चों को क्या कर रहे हो, पुरस्कार दे रहे हो, दंड दे रहे हो, जिससे कि वो क्या कर रहा है, भागीदारी कर रहा है, तो वो सिर्फ प्रदर्शन पर क्या करेगा, ध्यान देगा, ना कि निपुणता पर, है ना। फिर वो क्या करेगा, रटने का काम करेगा। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन भी हमारा नेगेटिव है कि ऐसा नहीं होता कि वो क्या करे, निपुणता पर ध्यान दे, वो काम को जो भी गतिविधि उसको सही प्रकार से करे, बल्कि वो ये देखेगा कि वो उसको कितने जल्दी से कर पा रहे हैं ना। तो ये जो निपुणता है वो नहीं आ पाएगी। फोर्थ अब हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। फोर्थ क्या कहता है कि अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होगी। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है कि इसका प्रभाव क्या होगा, जब आप क्या करोगे, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भाग लेने के लिए उसको बार बार गिफ्ट दोगे, प्राइज़ दोगे और दंड दोगे, तो इनके प्रयोग से, पुरस्कार व दंड के प्रयोग से जो स्वाभाविक उनकी रुचि है, उनका जो इंटरेस्ट है और जो उनकी जिज्ञासा है वो कम होगी, है ना। वो क्या, अब उनके जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो जाएगा किसी भी जो एक्टिविटी आप करा रहे हो उसमें, है ना। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि दंड और पुरस्कार के प्रयोग से जो स्वाभाविक अभिरुचि है, इंटरेस्ट है, जो क्यूरियोसिटी है, जो जिज्ञासा है, वो क्या होती है, कम होती है। तो थर्ड जो 23 क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं 24 क्वेश्चन पर। जो 24वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं, यानी कि जो मीनिंगफुल लर्निंग है उसकी बात की जा रही है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है शारीरिक दंड, सेकंड बोलता है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, और थर्ड बोलता है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, फोर्थ बोलता है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो क्वेश्चन है आपके सामने, 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में बात की जा रही है कि जो हमारा मीनिंगफुल लर्निंग है उसको बढ़ावा देने के लिए इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा जो है वो बढ़ावा देता है मीनिंगफुल लर्निंग को, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि जो शारीरिक दंड है वो बढ़ावा देता है मीनिंगफुल लर्निंग या सार्थक अधिगम को। तो ये तो नेगेटिव ऑप्शन है।
फिज़िकल पनिशमेंट तो बैन हो रखी है और ये हमें यूज़ ही नहीं करना है, और इससे कभी भी मीनिंगफुल लर्निंग नहीं होगी, उसको कभी भी बढ़ावा नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है। सेकंड बोलता है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, यानी कि हम क्या करें, एक कोलैबोरेटिव क्या करें लर्निंग इन्वायरमेंट बच्चों को दें, जिससे कि उनकी जो लर्निंग होगी वो क्या, उसको क्या होगा, जो उनकी जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल होगी, यानी कि सार्थक अधिगम को बढ़ावा मिलेगा। तो ये बात हमें ठीक लग रही है कि जब हम बच्चों को सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण देते हैं, यहाँ पर जहाँ पर ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, ऐसा पर्यावरण बनाया जाता है जिसमें कि अलग अलग जो प्रकार के बच्चे होते हैं, योग्यता के बच्चे होते हैं, वो एक साथ मिलकर कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, जिससे कि हर बच्चा अपनी अपनी योग्यता को उसमें क्या करता है, साझा करता है, और इससे एक सहयोगात्मक वातावरण बनता है, और तब जो लर्निंग होती है वो होती है मीनिंगफुल लर्निंग। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट लग रहा है कि ये बढ़ावा देता है। थर्ड भी देख लेते हैं, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन भी ज़रूरी है, किसके लिए, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। क्यों? क्योंकि हम कोई भी टॉपिक डिलीवर करते हैं अपने क्लासरूम में, ठीक है, हमने डिफरेंट एक्टिविटी का यूज़ किया, प्रोजेक्ट्स वगैरह का यूज़ किया, अब इसको हमें इवेल्यूएट भी करना है, उसका असेसमेंट भी करना है टाइम टू टाइम, सतत और समग्र रूप से। तभी तो हमें बच्चों की कमियों के बारे में पता चलेगा कि हाँ, हम एक तो बच्चों को क्या कमी है, साथ ही साथ हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की क्या कमियां रही हैं, ताकि हम उसको टाइम से इम्प्रूव कर सकें, और जो डेवलपमेंट है बच्चों का वो टाइम टू टाइम होता रहे, है ना। सो यहाँ पे ये बात भी, थर्ड ऑप्शन भी जो है वो करेक्ट है। फोर्थ बोलता है कि निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। अब यहाँ पर बात की जा रही है तुलनात्मक मूल्यांकन की। जो हमारा तुलनात्मक मूल्यांकन है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि ये कहता है कि जो तुलनात्मक, निरंतर हमें क्या कर रहे हैं, तुलनात्मक मूल्यांकन करना है, जो कि क्या करेगा, सार्थक अधिगम को बढ़ावा देगा। लेकिन ये जो पॉइंट है वो फोर्थ पॉइंट नेगेटिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी क्लासरूम में बच्चों के बीच में ना तुलना नहीं करनी होती है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिविटी जो है वो बच्चों में कहीं ना कहीं डेवलप करता है, और हम ऐसा मानते हैं अपने क्लासरूम में कि जो प्रत्येक बच्चा है हमारे क्लासरूम का वो यूनिक है, अद्वितीय है, और इसीलिए हमें तुलना नहीं करनी है, कहीं तुलनात्मक मूल्यांकन जो है उसका प्रयोग नहीं करना होता है। सो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर दो ऑप्शन जो हैं वो गलत हो गए, और दो ऑप्शन यहाँ पर हमारे करेक्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से? सेकंड और थर्ड। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है आपके दिख रहा होगा कि किस में दो सेकंड और थर्ड दिया हुआ, तो सेकंड जो हमारा ऑप्शन है उसमें दिया हुआ है सेकंड और थर्ड, और यही हमारे क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि जो सार्थक अधिगम है उसको सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन जो है वो क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। सो ये था हमारा 24th क्वेश्चन, जिसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है सेकंड। चलिए मूव करते हैं 25th क्वेश्चन पर। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है एक व्याख्यान देकर, यानी कोई एक हमने क्या किया, लेक्चर दे दिया। सेकंड बोलता है प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। थर्ड बोलता है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, और फोर्थ बोलता है अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो क्वेश्चन नंबर 25 है और 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में बात की जा रही है कि जो टीचर है ना वो बच्चों की जो जटिल अवधारणा है, यानी कि जो डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट होते हैं उनको समझने में, ठीक है, यानी जो जटिल अवधारणा है उसकी समझ को सहज जो है वो टीचर जो है वो कैसे कर सकता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कहता है कि एक व्याख्यान देकर, यानी एक टीचर क्या करे, एक लेक्चर दे दे, जिससे कि क्या हो जाएगा, जो जटिल अवधारणा है वो बच्चों को समझ आ जाएगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है।
एक तो वो कॉन्सेप्ट ही जटिल है, और आप क्या करोगे, जाओगे और एक लेक्चर दे दोगे, एक व्याख्यान देकर आ जाओगे, क्या बच्चों की जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे इससे? तो नहीं होगा। सेकंड बोलता है प्रतियोगात्मक जो अवसर है उसकी व्यवस्था करके। एक तो कॉन्सेप्ट जटिल है, ठीक है, उसको सहज करने के लिए यहाँ पर बात की जा रही है कि आप क्या करें, जो कंपटीशन है उसको क्या करें, उसके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो दी जाए, बच्चों को अवसर की व्यवस्था करके हम इसको सरल कर सकते हैं। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें यहाँ पर बात की जा रही है इसको सहज करने की। और जब प्रतियोगात्मक अवसर मिल जाएंगे तो बच्चे तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। थर्ड बोलता है बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। तो यहाँ पर ये रटने की बात की जाए है, वो भी गलत है ना। रटना रटना तो हमें है ही नहीं, चीज़ों का रटवाना तो है ही नहीं। अब यहाँ पे बचा फोर्थ ऑप्शन, जो कि कहता है क्या कि अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर प्रदान करके। जब हम बच्चों को अन्वेषण यानी कि खोज करने की कहेंगे, परिचर्चा यानी डिस्कशन करवाएंगे उस चीज़ पर, तो कहीं ना कहीं वो जो टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड माना जा रहा है वो ईजी हो जाएगा उनको समझने के लिए। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, किसी भी कॉन्सेप्ट को के बारे में प्रीवियस नॉलेज जो है वो रखते हैं, और जब वो अपने प्रीवियस नॉलेज को और ज़्यादा क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको उस पर खोज करते हैं और डिस्कशन करते हैं अपने ग्रुप के साथ, तो वो जो चीज़ होती है ना, वो कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वो अपने आप ही ईजी होता चला जाता है। तो हम क्या करेंगे, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के वो जो जटिल अवधारणा है उसकी समझ को सहज कर सकते हैं, ठीक है। तो 25th का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं 26th क्वेश्चन पर। 26th क्वेश्चन क्या कहता है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है यहाँ पर प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। सेकंड कहता है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। और थर्ड बोलता है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। फोर्थ लास्ट कहता है बच्चों को सहज अनुभव करा लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो क्वेश्चन नंबर 26 है, 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में बात की जा रही है कि एक प्राइमरी स्कूल है जिसकी क्या है, जो टीचर है, प्राइमरी स्कूल की जो टीचर है बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाना चाहती है, ठीक है। तो यानी कि एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए वो बच्चों किस प्रकार से मोटिवेट कर सकती है, प्रोत्साहित कर सकती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि प्रत्येक छोटे कार्य के लिए क्या किया जाए, भौतिक पुरस्कार देकर हम क्या कर सकते हैं, बच्चों में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम बार बार बच्चों को भौतिक पुरस्कार देते हैं ना छोटे छोटे कार्य के लिए, तो फिर वो उस चीज़ को सीखने के बजाय वो पुरस्कार को लेने के लिए काम करने लगते हैं। यानी कि उनका जो अब मुख्य लक्ष्य होगा वो पुरस्कार पाना होगा, ना कि उस चीज़ को या फिर उस कौशल को उस कौशल में निपुण होना, है ना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे बच्चा जो है वो सिर्फ पुरस्कार को अपना लक्ष्य मानेगा, ना कि जो कौशल जो टीचर उसमें डेवलप करना चाहता है, जो कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें निपुणता पर वो ध्यान देगा, ठीक है। सेकंड बोलता है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। यानी कि जो प्रक्रियात्मक ज्ञान है कि कोई भी जो चीज़ है वो किस तरीके से काम कर रही है, सिर्फ उसको समझकर वो क्या कर सकता है, बन सकता है प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला। सो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाए, क्योंकि केवल हमें प्रोसीजनल जो हमारी नॉलेज है उस पर ही फोकस नहीं करना है, उसको ही इम्पोर्टेंस नहीं देनी होती है, ठीक है। हमें जो संकल्पनात्मक समझ है बच्चों में उसको भी कहीं ना कहीं डेवलप करना होता है, ताकि उसके जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो अच्छी बन सके कॉन्सेप्ट को लेके।
थर्ड बोलता है कि गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करते। तो ये तो अपने आप में ही नेगेटिव है, दंडित करने की बात आई तो नेगेटिव हो गया अपने आप ही, है ना। और यहाँ पर गलत उत्तरों को अस्वीकार करने की बात भी की है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके क्लासरूम में जितने भी बच्चे हैं ना, सभी के रेस्पॉन्स को आपको स्वीकार करना है, चाहे वो उत्तर गलत ही क्यों ना दे रहो, लेकिन आपको उसको स्वीकारना है। आपको ये बताना है कि हाँ आपने प्रयास किया, लेकिन इसको आप इस तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। आपको उसके उत्तर को सीधे गलत नहीं बताना है, ठीक है। आपको उसको एक सही वे में बताना है कि ये जो चीज़ है ये आपने बताने की कोशिश की, लेकिन इसका जो सही तरीका है वो ये होगा, या फिर ये चीज़ जो है वो सही है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो दंडित करने की बात की गई है वो नेगेटिव है, और यहाँ पर उत्तरों को, जो गलत उत्तर है उनको अस्वीकार करने की बात की गई है, ठीक है। अब फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ लास्ट हमारा ऑप्शन है, और यही जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि बात की जा रही है बच्चों को सहज अनुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके हम क्या कर सकते हैं, जो बच्चा है उसको समस्या समाधान करता जो है वो बना सकते हैं, उसके लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। यानी कि बच्चों को हमें क्या करना है, सहज अनुभूत अनुभव कराना है, यानी कि उनको ऐसा लगे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, और फिर उसको क्या करना चाहिए, उसके लिए प्रोत्साहित करके और उसी पर आधारित क्या करना चाहिए, हमें उसको विचार मंथन करने देना चाहिए। सो यहाँ पर फोर्थ जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं 27वें क्वेश्चन पर। 27वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। तो ये जो क्वेश्चन है वो बेसिकली डेवलपमेंट से लिया गया है। हमारा जो 27वां क्वेश्चन है, देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कहता है कि शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में। सेकंड बोलता है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। थर्ड बोलता है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था, और फोर्थ बोलता है किशोर अवस्था एवं वयस्कता। तो क्वेश्चन नंबर 17 है और 4 ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में बात की गई है कि जो फिज़िकल डेवलपमेंट और फिज़िकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, उसकी जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा तेज़ जो होती है वो किस में होती है, किस स्टेज में होती है, बात की जा रही है। और आपको बताना है कि किस स्टेज में जो शारीरिक वृद्धि और विकास है वो सबसे तेज़ गति से घटित होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने डेवलपमेंट के टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपने इसके स्टेजेस के बारे में भी पढ़ा होगा, और सबसे ज़्यादा आपने ये भी पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट होता है और फिज़िकल डेवलपमेंट एंड जो ग्रोथ होती है वो हमारी जो स्टेज है वो हमारी है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। सबसे तीव्र शारीरिक वृद्धि एवं विकास की जो अवस्था है वो यही मानी जाती है, कौन सी, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं 28 पर। 28वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ये भी हमारा डेवलपमेंट से ही क्वेश्चन पूछा गया है, और डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल हैं उससे रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन कहता है विकास जीवन पर्यंत होता है। सेकंड बोलता है विकास परिवर्त्य होता है, और थर्ड बोलता है विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों द्वारा प्रभावित होता है। और फोर्थ लास्ट बोलता है विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने, और 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इस नहीं को नोट कीजिएगा, कई बार हम क्वेश्चन में नहीं को इग्नोर कर देते हैं या कहें कि हमारा ध्यान इस पर नहीं जाता, और फिर क्वेश्चन हमारा आता हुआ गलत हो जाता है। तो नहीं की बात की गई है कि कौन सा प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का। तो फर्स्ट की बात की जाए ऑप्शन की, तो फर्स्ट बोलता है जीवन पर्यंत होता है। तो ये तो है प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ही हम कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये तो है, तो ये तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। सेकंड बोलता है विकास परिवर्त्य होता है, यानी कि इसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है कि हर स्टेज में जो होते हैं वो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं।
थर्ड बोलता है विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। तो ऐसा भी है, ये भी प्रिंसिपल है, लेकिन हमें नहीं है वो वाला पूछा है। जब 3 है तो फोर्थ ही जो होगा वो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा कि ये नहीं होगा। तो विकास जो है सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये जो है वो इसका सिद्धांत नहीं है, ठीक है, किसका, डेवलपमेंट का। तो ये हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो 28वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं 29th क्वेश्चन पर। 29वां क्वेश्चन है वो क्या कहता है, व्यक्तिगत 29वां क्वेश्चन कहता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। यानी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसका जो प्राइमरी रीज़न पूछा है, कॉज पूछा है कि क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है लोगों के द्वारा माता पिता के से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति। सेकंड बोलता है जन्मजात विशेषताएं। थर्ड बोलता है पर्यावरणीय प्रभाव। और फोर्थ बोलता है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो 4 ऑप्शन है। 29th क्वेश्चन है आपके सामने और आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में बात की गई है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, उनका प्राथमिक कारण क्या है। तो पहला ऑप्शन कहता है लोगों के माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति। अब यहाँ पर बात की गई है प्राथमिक कारण की, ठीक है। तो यहाँ पर प्राथमिक कारण अगर हम देखें चारों ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया जो है, इसके कारण कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भिन्नता होती है। केवल हम कहें कि आनुवंशिकता के कारण आनुवंशिकता संकेत जो है उसके द्वारा, तो ऐसा तो होता नहीं है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जो डिफरेंसेस होते हैं हमारे सभी के, है ना, क्योंकि हमारी लैंग्वेज अलग होती है, जैसा हमारा कल्चर होता है उस तरीके से हमारा डेवलपमेंट होता है ना। तो ये जो चीज़ है ना, जो क्या करती है, व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है उसको दर्शाती है, वो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जो पारस्परिक क्रिया होती है उसके द्वारा होता है, उसके कारण होता है। सो 29 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए मूव करते हैं 30 क्वेश्चन पर, और आज की इस वीडियो का हमारे लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। 30 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। अब ये जो क्वेश्चन है वो हमारा सोशलाइजेशन से है, जिसमें कि 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है परिवार एवं पास पड़ोस। सेकंड कहता है परिवार एवं मीडिया। थर्ड बोलता है विद्यालय एवं मीडिया। और फोर्थ बोलता है मीडिया एवं पास पड़ोस। तो क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में बात की जा रही है कि जो नीचे 4 ऑप्शन है उनमें से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है। अब अगर आपने सोशलाइजेशन के टॉपिक को पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो आपने ये भी जाना होगा कि जो समाजीकरण होता है उसके 2 एजेंसियां होती हैं। सामाजिकरण की 2 एजेंसियां होती हैं, जिसमें हम बात करते हैं प्राथमिक और दूसरा होता है हमारा द्वितीयक। अब जो हमारी प्राथमिक एजेंसियां होती हैं उसमें हम बात करते हैं बेसिकली सबसे जो महत्वपूर्ण है वो हमारा हो जाता है घर, है ना। हमारा जो घर होता है वो प्राथमिक एजेंसी होती है सोशलाइजेशन की। जबकि जो हमारा द्वितीयक होता है इसमें हमारा आ जाता है क्या, घर में हमारा कौन होता है, तो परिवार होता है। तो परिवार जो हो जाएगी वो हमारी मुख्य एजेंसी हो जाती है, ठीक है। सेकंड द्वितीयक की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारा आ जाता है कौन, हमारा जो पास पड़ोस होता है ना, पास पड़ोस हो गया। इसके अलावा हमारा जो पास पड़ोस के अलावा हम बात करते हैं किसके, मीडिया हो गया, है ना, विद्यालय हो गया। इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे कि खेल का मैदान हो गया। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, द्वितीयक एजेंसियां होती हैं किसकी, सामाजिकरण की। तो यहाँ पर हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कि द्वितीयक सामाजिकरण जो है उसकी एजेंसी का उदाहरण बेसिकली हमसे यहाँ पूछा गया है कि कौन सा जो है वो उदाहरण है
द्वितीयक सामाजीकरण का। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखें तो जो द्वितीयक सामाजीकरण है उसका उदाहरण आप देख पाएंगे कि जो विद्यालय है वो हमारा द्वितीयक सामाजीकरण के अंतर्गत शामिल होता है, और मीडिया। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा किसका, लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का। तो ये थे हमारे टोटल 30 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गए हैं, और आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।